नमस्कार हेलो। मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ चंडीगढ़ से अजय शुक्ला जी जुड़े हैं और अजय जी आज संसद में राहुल गांधी ने जो भाषण किया कल और केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की बखिया उखेड़ दी, तो परेशान तो होना ही है भाजपा को। और जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं भाजपा में, वो होलियर देन दाऊ प्ले कर रहे हैं। किरण रिजिजू, जो कि आज मोदी के मैन फ्राइडे हैं, वो कांग्रेस से भाजपा में आए, भाजपा से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर भाजपा में लौटे और राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। बेचारे आदेशों से मजबूर है। जगदंबिका पाल, जो कि अध्यक्षता कर रहे थे कल लोकसभा में, वो भी कांग्रेस से आए हुए हैं, मगर उनका आचरण वैसे तो ओम बिरला से कुछ ठीक ठाक था कल, मगर फिर भी राहुल गांधी को गृह से हटाने का, गृह से निकालने का षड्यंत्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी वाले रच रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा और राहुल गांधी को उनकी संसद सदस्य के नाते उनकी जो सदस्यता है वो खत्म की जाएगी। फिर एक बार गांधी की सदस्यता खत्म करने की साजिश रची जा रही है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं, जो कि संसदीय प्रणाली, सत्ता पक्ष और विपक्ष की अंदरूनी बातें वो भली भांति जानते हैं और हमारे दर्शकों के भी वो लाडले हैं। इसलिए अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालें, अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें, ताकि हमारे दर्शकों में जो भक्तगण भी है उनको भी सच्चाई का पता चले। अजय जी। नमस्कार देसाई साहब। और मैं सभी जो प्यारे दर्शक हैं, जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, उनको नमस्कार करता हूं। आपको नमस्कार। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि आज हम जिस भारत में बैठे हैं, इस भारत में जो भारत का संसदीय इतिहास है, इस संसदीय इतिहास में आज तक भारत के किसी भी नेता प्रतिपक्ष ने इतना बेहतरीन भाषण नहीं दिया भारत देश की चिंताओं को लेके, भारत देश के युवाओं की चिंताओं को लेके, भारत के किसानों की चिंताओं को लेकर के, भारत के छोटे मंझोले उद्योगों की चिंताओं को लेके, भारत के आम व्यापारियों को लेकर के और भारत की सुरक्षा, भारत के सम्मान, भारत की संप्रभुता, इन सब को लेकर के आज तक एक सिंगल लीडर नहीं है। हम यदि संविधान लागू होने के बाद से लेके आज तक की जितनी संसद में हुई चर्चाओं का जिक्र करते हैं, और यह उन विपरीत परिस्थितियों में था जब सरकार चाहती नहीं थी कि किसी तरह राहुल गांधी बोल पाए। उनको बोलने से रोकने के लिए हर ताकत लगाई गई और इसके बाद उन्होंने तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ हर वह बात रख दी और सरकार को जिस तरह से घेरा है, उसके बाद में सरकार के पास में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जवाब है बेतुकी बातें करने के।
एक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, बड़े कवि भी हैं, लेखक भी हैं। उन्होंने चंद शब्द लिखे, इस एक लाइन के शब्द में वो पूरी बात समझ में आती है। अंधेरे चीखने लगते हैं फौरन, अंधेरे चीखने लगते हैं फौरन, अगर कुछ भी उजाला बोलता है। हाय हाय हाय, वाह। अंधेरे चीखने लगते हैं फौरन, अगर कुछ भी उजाला बोलता है। जी हाँ, कल एक उजाला बोल रहा था। वह उजाला जो हमारे अंदर यह उम्मीद जगा रहा था कि असल में जितना अंधेरा कर दिया गया है, लोगों के दिमाग में, लोगों की आंखों को अंधा कर दिया गया है, लोगों के सारे जितने संचार, सूचना, सबके आपके माध्यम है, उनमें अंधेरा कर दिया गया है। किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई सच, और गलत से गलत बताने वाले लोग ये उपलब्धि बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है कि 18% टैरिफ लगा। जब वो ये कहते हैं तो हमें शर्म आती है कि आप ये किस आधार पे कह रहे हैं। कहते 25% लगा था, देखिए 18% करा दिया। अरे भाई, 25% या 18% भी क्यों लगा था? 3% भी टैरिफ नहीं हुआ करता था अमेरिका का। ये वही एक कहानी याद आती है। एक राजा था, वहां के कुछ व्यापारी जो हैं पहुंचे कि साहब रोटी का दाम 50 पैसे बहुत कम है, इसका दाम 1 रुपए कर दीजिए। राजा ने अपने पीए से बात की, राजन का इससे हमें क्या फायदा है? उसने बात करी सारे उनसे, उन्होंने कहा हुजूर 1 रुपया कर दीजिए, तो उसमें 10 पैसा आपको हम अनुदान देते रहेंगे। तो राजा ने अगले दिन घोषणा की कि रोटी जो है 3 रुपए की हो गई है। अब 3 रुपए की रोटी हुई, जगह जगह शोर मचने लगा, सब होता रहा, होते होते 6 महीने गुजर गए। जनता परेशान, बेहाल, सब कुछ त्राहिमाम त्राहिमाम हो। राजा ने तुरंत सभा काल की, कहा मेरी जानकारी में आया है कि रोटी 3 रुपए की सरकार ने कर दी, अनुमति दे दी इन व्यापारियों को। नहीं, यह अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं और हम इस दुख को नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए अब हम रोटी का दाम 1.5 रुपए कर देते हैं। यानी 1 से 1.5। हाँ, आधा कर दिया। और व्यापारियों से कहा, देखा हमने ये करा दिया, अब जो है आप तत्काल हर रोटी का 60 पैसा हमारे अनुदान पे पहुंचा दिया करिए। यानी 50 पैसे की रोटी जनता 1.5 में खरीदेगी और कहेंगे वाह, और सब करने लगे वाह राजा जी, वाह जिंदाबाद, हमारे राजा ऐसे हों। तो ये हाल तो है। तो साहब जब अब ये हाल हो तो क्या कहेंगे समझ को उन लोगों की। आप गुजरात में बैठे हैं, गुजरात के लोग कपड़ा और कपास और इन सब चीजों पे काम करते हैं। आप कल्पना करिए जिस तरह का सौदा हुआ है, उसके बाद में बांग्लादेश को तो 0% टैरिफ लगेगा उस पर। जी, वो भेजेगा, उसका तो अपना सब कुछ है, उसको तो फायदा ही फायदा है। यदि उसे 10% भी ले लेते फायदा ही होता। हम 18% दे के, आप बताइए हम कहाँ हमारे लोग रहें? हमारा किसान भी कपास का मरेगा,
हमारे जो व्यापारी हैं छोटे और वो सब जो इस पे काम करते हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो सबको वो होगा। उसके बाद में तीसरा, जिस तरह का कंपटीशन होगा हमारे यहाँ यदि जाएगा तो जो बचत के नाम पे कुछ रहेगा तो है नहीं, अपनी वो रोटी चला ले, यही उसके लिए बड़ी बात होगी। इसी तरह सोयाबीन हो, इसी तरह से और तमाम सारे किसान की मौत का हमारे ही सामने यदि ऑप्शन होगा। देखिए, मैं राष्ट्रभक्त हूं, राष्ट्रवादी नहीं हूं, पहली बात बता दूं। मैं अपने देश को प्यार करता हूं और वैसे ही प्यार करता हूं जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्यार करता है। मेरे लिए मेरा देश उससे कम नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं उस देश के लिए हर समय यही चाहूंगा कि वो खुशहाल रहे, अच्छा रहे, प्रसन्न रहे, जिससे कि मुझे भी इस बात का एहसास हो कि मेरी अपना जो है खुश है। तो जब ये होता है तो हम उस दर्द को जब देखेंगे कि हमारी प्रेमिका दर्द से करा रही है, निश्चित रूप से उससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, क्या यही कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण को प्यार से जैसे वो करो तो वो भागे चले आते हैं। गोपिकाएं यदि कहीं पे थोड़ा सा तकलीफ में होती हैं तो दौड़ते चले आते हैं। यही तो होना चाहिए। हम वाद पे नहीं पड़ते हैं, राष्ट्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, ये वाद कुछ नहीं होता। वाद करने वाले लोग असल में सत्ता केंद्रित होते जी। लेकिन जो प्यार करता है वो वाद नहीं करता है, वो उसका हित सोचता है, वो इसके लिए करता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि यह सोच होनी चाहिए हमारे देश की सरकार की, अपने देश के प्रति, अपने देश के नागरिकों के प्रति, क्योंकि वो नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार है, किसी राजे रजवाड़े की सरकार नहीं है। हम उनकी प्रजा नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं। और भारत का संविधान यह विश्वास करता है कि हमारा नागरिक प्रबुद्ध होगा, समझदार होगा, वो अपने कर्तव्य भी समझेगा, अधिकार भी समझेगा, वो उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसके हिसाब से भी वो खड़ा होगा, जहां गलत होगा वो विरोध भी करेगा। ये संविधान ही हमें अधिकार देता है। जी। तो आज एक सच्चा जो देश प्रेमी है, वह देश प्रेमी जब सदन के अंदर बोल रहा था तो उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसका सारी चीज झलक रही थी। वो इस बात के लिए चिंतित था कि भारत की अस्मिता, सम्मान, सब कुछ गिरवी रख दिया गया है, चरणों में पड़े हुए हैं। आज यह स्थिति कर दी गई है। क्यों? क्योंकि एक नरेंद्र मोदी को बचाने हम भारत की इज्जत से खेल रहे हैं। मैं आज एक वीडियो देख रहा था और वो वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और मैंने उसको लेके फेसबुक पे लिखा भी कि देखिए, ये अमेरिका है जहां क्यों वो कहते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। ये देख लीजिए, यहां तो ये करने ही नहीं देंगे। मैं यही कह रहा हूं कि वहां जनता ये कर रही है, पुलिस रोक नहीं रही है। वो डोनाल्ड ट्रंप के बना के और उसको पीट रहे हैं और वहां हजार नहीं, यहां पर भी हो सकता है। लोग निकले तो, इतनी संख्या में लोग निकल रहे हैं, ये कोई विपक्ष के कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा कायर हमारे देश की जनता है, शायद सबसे ज्यादा मक्कार भी है। जब उसकी बेटी के साथ रेप होता है तब तो वो बड़ा चिल्लाएगा, लेकिन एक पड़ोसी की बेटी से रेप हो जाएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब वो हो सकता है उस लड़की में तमाम कमियां खोजता घूमे। तो ये हमारी मक्कारी की निशानी है। आज इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा
कि हमारे देश के मंत्रियों, प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोगों के, मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने किया होगा, आज वो रिलेशन तो डेवलप हुए हैं, वो तो प्रमाणित है कि उस जो 2008 में रेपिस्ट घोषित हो चुका था, सजा याफ्ता था, उस आदमी से नरेंद्र मोदी, उनके अरुण जेटली, उनके हरदीप पुरी, उनके और तमाम सारे लोग उससे टच में थे, उससे सलाह ले रहे थे, उसके पास जा रहे थे, उससे मोहब्बतें दिखा रहे थे। क्यों भाई? और उसके आगे सरेंडर भी थे, उसने लिखा है मोदी ऑन बोर्ड। ये मोदी ऑन बोर्ड है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो नहीं हो सकती। नेता प्रतिपक्ष ने यानी राहुल गांधी ने वही दर्द साझा किया। हालांकि उन्हें पूरी बात बोलने नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने जितना बोल दिया उससे पहली बार यह हुआ कि मोदी सरकार के उस मंत्री को, जिसको उन्होंने नाम लिया, वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी का भाषण खत्म नहीं होने पाया, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। सोचिए आप। मगर उसको तो संसद में जवाब देना चाहिए ना। नहीं, वही तो, आप तो मंत्री हैं, आइए सदन में जवाब दीजिए। सदन के अंदर चर्चा इस पर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, पूरी दुनिया में भारत का नाम लजा रहा है। और वो ये नहीं कह सकता है कि उस समय वो कोई प्राइवेट पर्सन था। जब 2014 में अक्टूबर में वो उनके साथ में ईमेल के जरिए बात कर रहा था, उस समय वो अमेरिका में भारत का राजदूत था, नरेंद्र मोदी ने ही बनाया था, भाजपा ज्वाइन कर ली थी उसने। अब आप ये देखिए, फिर मंत्री बना, इसके बाद भी यदि वो इतना ही अच्छा था तो जब यह बात सामने आ रही थी, तत्काल सरकार को आकर के और उसे बैठना चाहिए था और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना चाहिए था कि इसमें जो ये आ रहा है ये ऐसे फैक्ट नहीं है, ऐसे। लेकिन तब तक नहीं आया जब तक कि राहुल गांधी ने संसद में यह बात नहीं बोल दी। और राहुल ने केवल एक ही वाक्य कहा, उनके नाम एब्सेंट फाइल में आया, बस इतना ही कहा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, इतने से इतना डर गए। और अभी जो 3 मिलियन फाइलें अभी दबी हुई हैं, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता है, मेरा इतना सोर्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है मेरे पास कि मैं बता सकूं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं जिस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि जो वो इशारा कर रहा है कि इजराइल से ऐसे रिश्ते बनाने हैं, ऐसे करने हैं, वो साबित होता है नरेंद्र मोदी इजराइल से वैसे ही रिश्ते बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी अमेरिका के आगे वैसे ही बिछे हुए हैं जैसे वो चाहता था। तो ये दोनों बातें सिद्ध करती हैं कि कहीं ना कहीं अंदर कुछ और है। नेता प्रतिपक्ष ने इस पर, इसका नाम लेकर के कम से कम यह तो साबित कर दिया कि उनके अंदर यह नैतिक बल है कि वो इस पर बोल सकते हैं, क्योंकि यदि वो गलत होते तो नहीं बोल पाते, उनकी पार्टी का कोई गलत होता तो नहीं बोल पाते। मगर पुरी ने एक चैलेंज दिया कि हम भी उनका नाम कहां कहां आया उसका बात करें, तो ये संसदीय प्रणाली में ठीक नहीं है। नहीं नहीं, लाइए भाई, मैं तो चाहता हूं लाइए, आना चाहिए। यदि राहुल गांधी का है कहीं नाम, निश्चित रूप से लाना चाहिए। और मैं आपके मंच से कहता हूं, यदि कहीं नाम आएगा, सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा कि मैं राहुल गांधी को लानत भी दूंगा और जो भी बुरे से बुरा कहना होगा कहूंगा। लेकिन क्या इनमें हिम्मत है? इनका तो आ चुका है ना जी। जिसका आ चुका है उसे दुनिया के देशों में नैतिकता के ही नाम पे, उनमें भी कहीं सबके ये नहीं आ रहे हैं कि सबके ऐसे रिलेशन थे, लेकिन सिर्फ कनेक्शन के आधार पे इस्तीफे हो रहे हैं। ना यहां भारत की जनता जो कि मक्कार है, मैं कह रहा हूं, वो कहीं प्रोटेस्ट करती नजर आती, ना कोई। बस एक मैं धन्यवाद करूंगा कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी ने देश के कई हिस्सों में
इसको लेके प्रोटेस्ट किया है यूथ कांग्रेस के लोगों ने। कल प्रधानमंत्री का आवास भी घेरा है परसों। तो अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री का आवास भी घेर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो मैं उनको बधाई देता हूं कि कम से कम उनके अंदर, कांग्रेस के अंदर ये नैतिकता बची है। शेष तो नहीं कोई आ रहा है। इसी उजाले का डर है। ये उजाला आ गया तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं। यह समस्या है। और जब यह समस्या हो तो निश्चित रूप से आप समझ लिए। तो इसलिए मैं समझता हूं ये राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी करते रहे। आज तक इतना कुछ करते रहे। आपको पता है 35 मुकदमे हैं। अब 35 मुकदमे जिस शख्स के खिलाफ कर रखे हैं, सोचिए वो उससे नहीं डर रहा है। अरे करे रहो यार, जो करना है और कर लो। उसने कभी नहीं कहा सदस्यता आपने छीनी थी, वो सहर्ष दे के चला गया था, फिर चला जाएगा। इस बार तो उसने अपना जो उसके लिए अलॉट हुआ बंगला, वो उस पर कब्जा तक अभी तक नहीं लिया है। सोचिए आप, अपनी मां के ही साथ रह रहा। तो मैं यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी के अंदर तो कम से कम यह नैतिक बल है। आपके अंदर हो तो बताइए। आपके अंदर तो कोई नैतिक बल नहीं, किसी चीज का आज तक जवाब दिया हो मुझे बता दीजिए। इन 12 सालों में 12 साल की सरकार हो गई है, राहुल गांधी के खिलाफ एक भी आरोप जो ये लगाते थे साबित कर पाए हो बता दीजिए। 12 साल बहुत होता है साहब। तो नहीं, वो तो आपने आए दिन कांग्रेस को कोसते रहे हैं, नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव बस गांधी से लेकर झूठ बोलने के सिवा, अब आप देखिए इन्हीं का मंत्री है जो कपड़ा मंत्री है, वो कपड़े की जो दशा होने जा रही है, जो सब कुछ होने जा रहा है, उस पर चिंता नहीं व्यक्त कर रहा है। नेहरू जी के झूठे एआई जनरेटेड फोटोग्राफ्स बना करके, जैसा कि सालों साल से ये लोग करते रहे हैं, जी। उन्हें बदनाम करने का वो करते हैं। वो अपनी बहन के गले लगते हैं तो उस पे जाने क्या दिखाते हैं, अपनी भांजी से लगते हैं तो जाने क्या दिखाते हैं, किसी और से क्या लगते हैं क्या वो करते हैं। जो एक क्या कहते हैं राजदूत थे, उनकी पत्नी सिगरेट पीती थी, उनकी सिगरेट को जलाने की जो फोटो लगा करके किस तरह से करते हैं। तो वो ये भूल जाते हैं कि इस तरह की बातें जब वो करके किसी के चरित्र का हनन करते हैं। आज तक लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के साथ की एक भी ऐसी फोटो नहीं ला सके जो कहीं कही जा सके कि अभद्रता है। उनकी बेटी ने अपनी किताब में ये बड़ा स्पष्ट लिखा है कि मैंने इसकी बहुत जांच की कि मेरी मां के क्या उनसे कोई और ताल्लुकात थे, और मैंने पाया नहीं। और ना ही उनके लिए यह संभव था, क्योंकि वो जितना निगरानी में सब रहते थे, कभी भी यह संभव नहीं था। वो उनकी आध्यात्मिकता से प्रभावित थी, उससे प्यार करती थी। भाई प्यार तो मैं आपसे भी कर सकता हूं। प्यार तो मैंने अभी बोला, जैसे मैं भारत माता से, भारत देश से प्यार करता हूं, उस प्रेमिका की तरह मैंने शब्द यूज किया। तो इसका मतलब ये है कहीं कोई एक ही रिलेशन नहीं होता है जिसे ये लोग समझते, क्योंकि ये चरित्रहीन लोग हैं, इसलिए सिर्फ वही समझते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी अजय जी, पहली बार ये देखने में आया, क्योंकि ये लोग आए दिन झूठ के पुलंदे छोड़ते रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बकवास फैलाते रहे हैं, लोगों को, दुनिया भर में लोगों को मिसगाइड करते रहे हैं। मैंने पहली बार देखा कि कांग्रेस ने इस प्रकार रिएक्ट किया कि नरेंद्र मोदी और मानसी सोनी और अटल बिहारी वाजपेयी और मिसेस कौल, उनकी बात कांग्रेस ने इस बार पब्लिक फोरम में प्रस्तुत करी, लोगों को बताने के लिए कि आप आईने में अपना चेहरा देख लीजिए। मेरे ख्याल से कांग्रेस थोड़ी डेविएट नहीं हो रही है अपनी गरिमा से? नहीं, मुझे आप एक भी दिखा दीजिए जहां कांग्रेस के किसी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से या ऑफिशियल उससे कभी इन लोगों के लिए कोई भी गलत चीज आई हो। एक नहीं दिखा सकते हैं, ना अटल जी के लिए ना किसी और के लिए। कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं किया।
हाँ, कांग्रेस को चाहने वाले लोगों ने वो तमाम चीजें निकाल के करी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है जब वो करते हैं और वो इन्हीं के दस्तावेजों का सहारा लेते हैं। बलराज मधोक जो इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जनसंघ के। जनसंघ के, आरएसएस के समर्पित मरने तक कार्यकर्ता थे, वो बलराज मधोक अपनी किताब में लिखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी अय्याश था, उसके क्या क्या रिलेशन थे, क्या थे, उसी ने ही दीनदयाल उपाध्याय को मरवाया था। ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, हम नहीं कह रहे हैं। उन्होंने और दो नाम भी लिए थे, उसमें लिखे हैं, नानाजी देशमुख और बाला साहेब देवरस का नाम भी लिखा है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये उनकी आत्मकथा का तीसरा भाग, तीसरी किस्त, वो जब इसके बाद वाजपेयी में प्राइम मिनिस्टर थे तभी वो प्रकाशित हुआ 2003 में। हाँ, मगर ये और डेफिनेशन में ये हुआ भी, था। हाँ, यही यही मैं कह रहा हूं। और ये भी नहीं कह सकते कि उनके जब खिलाफ पार्टी थी तब ये हुआ था। आपको दूसरी चीज बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भ्रष्टाचार और दूसरे गंभीर आरोपों के चलते जो उनके पीए थे, मथाई को नौकरी से निकाला था, इस्तीफा ले लिया था और उन्हें बेइज्जत करके निकाला गया था। वो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति जब 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई तो 78 और 79 में इंदिरा गांधी का चरित्र हनन करते हुए वो किताब लिखता है। जी। तब तक उसने नहीं लिखी, मतलब आप सोचिए दम नहीं थी, क्योंकि इनकी सत्ता के संरक्षण में वो लिखवाई गई। आप मुझे बताइए ना एक भी किताब जिसमें नेहरू के चरित्र को कहीं पर भी कोई कलंकित किया गया हो। जिस उस फ्रांस की लेखिका का जिक्र करते हैं, वो 1983 में भारत आई थी, तब ना पंडित नेहरू जिंदा थे, ना सही बात। ना जो है लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना जिंदा थी, हैं, और ना ही उस दौर के उतने लोग थे जो उसके प्रत्यक्षदर्शी हो। तो अब आप समझिए, लेकिन उसने वो किताब तब भी नहीं लिखी थी। वो किताब उसने 93 में लिखी। 93 में तब लिखी जब सीआईए आरएसएस बीजेपी को भारत में प्रमोट करके उनकी सरकार स्थापित कराने के लिए काम कर रही थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के, और वो भी 93 में उसने फ्रांस में लिखी थी, हिंदुस्तान में तो उसके बहुत बाद में आई। और अटल जी के इन समय में कह सकते हैं आई। अजय जी उसमें एक और जोड़ दूं, तब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के होते हुए भी, बॉफोर्स में स्वीडन में अपने राजदूत के पास, बीएम ओझा के पास, वो राजीव गांधी का इन्वॉल्वमेंट ढूंढ रहे थे, वहां गए तब। ये बिल्कुल, बीएम मैं ओझा यही को कह पता रहा है, हूं। ओझा क्योंकि गुजराती थे, अभी तो रहे नहीं, मगर मरने के पहले भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे। उन्होंने किताब लिखी है बॉफोर्स मैं पर। यही मैं यही कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने राजीव गांधी के खिलाफ साजिश रची थी, कांग्रेस को बदनाम करने, गांधी नेहरू को बदनाम करने, इंदिरा जी को बदनाम करने की। वो लोग ये बातें करते हैं। आप मुझे एक भी ऑथेंटिक बुक दिखा दीजिए। और उसी लेखिका ने यह भी स्वीकार कर लिया कि उसकी यह पुस्तक ऐतिहासिक तथ्यों पे नहीं है बल्कि एक फिक्शन है। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि जो तथ्यों का फिक्शन है कह रही है, तो इसका खुद ही समझ लीजिए जिसने लिखा है वो कह रही है। फ्रीडम एट मिडनाइट जैसा है ये तो। बिल्कुल। यानी उनकी दृष्टि कैसी है वो, और उसको ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है आजकल। हाँ, तो बिल्कुल नॉवेलों वही, को दस्तावेज मानते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज मानते हैं। यही मगर यही एक सर। अंत में एक और भी बात मुझे ऐड करने की इच्छा हो रही है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा में थे। जस्टिस एमसी चावला ने शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो श्रद्धांजलि राज्यसभा में दी है, मेरे ख्याल से उससे बढ़कर और कोई श्रद्धांजलि नेहरू के लिए उतनी भव्य श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। भगवान राम से उनकी तुलना की थी, और ये लोग
वाजपेयी के वंशज जो माने जाते हैं, राजनीतिक वंशज, ये नेहरू को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। आप इसको जो है इसको पढ़ने वाला है, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के सामने आना चाहिए कि अटल जी ने कहा क्या था। तो उस स्थिति में हम इसको ये देखेंगे कि उन्होंने जिस तरह जो कहा था, जो संसद के रिकॉर्ड में मौजूद है, अध्यक्ष महोदय 29 मई 1964 को, अध्यक्ष महोदय, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा रह गया हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई। सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा। गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी। लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा। बिल्कुल जैसे आज राहुल गांधी कर रहे हैं, खुद जी। जल रहे हैं लेकिन अंधेरे से लड़ रहे हैं। रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा, और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। मृत्यु ध्रुव है, शरीर नाश्वर है। कल कंचन की जिस काया को हम चंदन की चिता पर चढ़ाकर आए, उसका नाश निश्चित था। लेकिन क्या यह जरूरी था कि मौत इतनी चोरी छिपे आती, जब संगी साथी सोए पड़े थे, जब पहरेदार बेखबर थे, हमारे जीवन की एक अमूल्य निधि लुट गई। भारत माता आज शोकमग्न है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज खिन्न है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंख का तारा टूट गया। यवन का पात हो गया। विश्व के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर्ध्यान हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा है कि वे असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के इसी कथन की एक झलक दिखाई देती। कितनी बड़ी बात, यस। भगवान राम बता दिया उन्हें, है दिखाई देती है। वह शांत के पुजारी थे किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वो अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने समझौता करने में किसी से भय नहीं खाया किंतु किसी से भयभीत होकर समझौता नहीं किया, जैसे आज नरेंद्र मोदी कर रहा है। जी। पाकिस्तान और चीन के प्रति उनकी नीति इसी अद्भुत सम्मिश्रण का प्रतीक थी। उसमें उदारता भी थी, दृढ़ता भी थी। यह दुर्भाग्य है कि उस उदारता को दुर्बलता समझा गया, जबकि कुछ लोगों ने उनकी दृढ़ता को हठवादिता समझा। मुझे याद है चीनी आक्रमण के दिनों में जब हमारे पश्चिमी मित्र इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि हम कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से कोई समझौता कर लें, तब एक दिन मैंने उन्हें बड़ा क्रुद्ध पाया जब उनसे कहा गया कि कश्मीर के प्रश्न पर समझौता नहीं होगा तो हमें दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। तो बिगड़ गए और कहने लगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे। किसी के दबाव में आकर बातचीत करने के खिलाफ थे। महोदय, जिस स्वतंत्रता के वो सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटापन्न है। आप देख लीजिए, स्वतंत्रता खो गई। संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उनकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वो नायक थे, आज वह विपदाग्रस्त है। हर मूल्य चुकाकर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया। आज उसके भविष्य के प्रति भी आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गए, सूर्य अस्त हो गया, तारों की छाया में हमें अपना मार्ग ढूंढना है।
यह एक महान परीक्षा का काल है। यदि हम सब अपने को समर्पित कर सकें एक ऐसे महान उद्देश्य के लिए जिसके अंतर्गत भारत सशक्त हो, समृद्ध हो, समर्थ हो और स्वाभिमान के साथ विश्व शांति की चिर अब स्थापना में अपना योग दे सके, तो हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने में सफल होंगे, जैसा व्यक्ति कभी भी अपने अस्तित्व से सार्थक नहीं करेगा। यह व्यक्तित्व, वह जिंदा दिली, विरोधी को भी साथ लेकर चलने की वह भावना, वह सज्जनता, वह महानता शायद निकट भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। मतभेद होते हुए भी उनके महान आदर्शों के प्रति, उनकी प्रामाणिकता के प्रति, उनकी देशभक्ति के प्रति और उनके अटूट साहस के प्रति हमारे हृदय में आदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस महान आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी। सर, इसमें एक और बात मुझे स्मरण होता है। राजीव गांधी का देहांत हो गया, हत्या हो गई, शहीदी हो गई। उसके बाद में अटल जी ने जो कहा था कि आज मैं जिंदा हूं राजीव गांधी की वजह से, आपको याद होगा वो। बिल्कुल। मैं आपको ये बात खत्म करने के पहले एक चीज कहूं कि राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप गीता के, ये मद्भागवत गीता है, दिख रही होगी जी, गीता जी, के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक है। ये श्लोक दिखा दूं मैं, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये 33वां श्लोक है। यह श्लोक कहता है कि, मैं इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूं क्योंकि सब नहीं समझेंगे। वो कहता है कि तुम उठो, लड़ाई लड़ो, ये नैतिकता की लड़ाई है, ये लड़ो। यदि आज तुम अपनी ड्यूटी से, यानी इस कर्तव्य से चूक गए, तो न तुम्हारी इज्जत बचेगी, न कुछ बचेगा। और आप गात्राणी जब कहा अर्जुन ने, तब भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश तो किया। मैं यही कह रहा हूं कि आज सबसे बड़ी चीज है, राहुल गांधी जानते हैं इतनी विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, जीतेंगे हारेंगे पता नहीं। इस देश की जनता, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, मक्कारी से भरी हुई है। आज भी गुलामी उसके डीएनए में है। क्यों? ये दोष उसका नहीं है। हजारों हजार साल हम गुलाम रहे तो हमें गुलामी की आदत पड़ चुकी है। डंडा लेके कोई खड़ा हो जाता है तो हम हर आदेश पालन करने लगते हैं, लाइन लगाने लगते हैं। वैसे हम अराजक हो जाते हैं जानवरों की तरह। आजकल हालांकि जानवर भी समझदार हो गए, तो लेकिन हम नहीं हुए जी। तो ऐसी स्थिति में मुझे स्वाभाविक सी बात लगता है, इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो लड़ करके इस देश को सच बताना चाहता है, दिशा देना चाहता है, यदि लोग नहीं समझ रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो दोष उनका है। मगर सरकार राहुल से डर रही है। बिल्कुल नहीं डर रही होती तो नेता जो सदन है उस सदन का, वो खुद भाग जाता है। जो उसका संरक्षक है स्पीकर, वो भाग जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कितनी कायर सरकार है। जी सही बात है। सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अटल जी से लेकर राहुल गांधी तक की जो बात करी, ये एकदम सटीक है। और हमारी जनता को भी उसके डीएनए को फिर से जागरूक करना होगा, जो आजादी के संग्राम में दिखाई दे रहा था। बस आज इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।